नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो श्रृंखला चल रही है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश बर्नवाल जी की पुस्तक है, उसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी को देख रहे थे। और पिछले यानी कि तीसरे एपिसोड में हम राष्ट्रपति तक देख चुके थे। डीपीएसपी से लेकर राष्ट्रपति तक जो है हमारा तीसरा एपिसोड में है। आज हम उपराष्ट्रपति से लेकर आगे चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 63 में वर्णित है, यानी 63 से लेकर 69 तक का जो प्रावधान है वो उपराष्ट्रपति से है। 71 आर्टिकल है, जिसमें 71 आर्टिकल में यह बात उल्लेखित है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो चलिए हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बनने में निर्वाचक मंडल में, यानी उनको चुनाव करने के लिए संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों चाहे वो निर्वाचित हों, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति में ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जहाँ जहाँ भी है तीन जगह पे वर्तमान में विधानसभाएं भी है, वहाँ की विधानसभा के भी जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यहाँ हम दो तरह से कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, किसके मामले में? उपराष्ट्रपति के मामले में। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? चूंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अतः उनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा से ही प्रारंभ होती है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से लाई जा सकती है। ठीक है, आगे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और उसका जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करता है, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन संबंधी जो विवाद है वो आपको अनुच्छेद 71 में बातें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का और पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यानी जो आदमी उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। वर्तमान में जो वेंकैया नायडू हैं भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक के लिए है। देखते हैं 13 उपराष्ट्रपति के नाम देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 10 साल तक रहे, 52 से लेकर 62 तक, राजेंद्र बाबू की तरह ही। राजेंद्र बाबू भी 10 साल तक रहे थे। दूसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे श्री बीबी गिरी, बराह गिरी, वेंकट गिरी, जो कि राष्ट्रपति भी बने हैं। जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति बने हैं और बीबी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी रहा है। चौथे हैं गोपाल स्वरूप पाठक। पाँचवें हैं श्री बीडी जती। छठे हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। सातवें हैं श्री आर वेंकटरमन। आठवें श्री शंकर दयाल शर्मा। नौवें श्री के आर नारायणन। 10वें हैं श्री कृष्णकांत। 11वें हैं श्री भैरव सिंह शेखावत और 12वें डॉक्टर हमीद अंसारी, जो कि 10 साल तक रहे थे, 2007 से लेकर 2017 तक। और श्री एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा करता है और आर्टिकल 64 कहता है कि जो आदमी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। यानी अगर कहा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है तो एम वेंकैया नायडू है। आर्टिकल 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं है, उनका पद खाली है, तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी अभी नहीं है, तो उनके जगह पे काम कौन करेगा? डॉक्टर एम वेंकैया नायडू करेंगे। यह बात आर्टिकल 65 में है और यह प्रश्न पूछा गया भी। आर्टिकल 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण, यानी कि 6 माह के अंदर ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कर लिया जाता है उनके पद खाली होने से, चाहे उन्होंने पद त्याग किया हो या आकस्मिक निधन हो गया हो या उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया गया हो। ठीक है, 69 है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति का जो शपथ और प्रतिज्ञान है वो आर्टिकल 69 में है। हालांकि तीसरी अनुसूची जो है उसमें भी संवैधानिक पद धारकों की शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा है।
आर्टिकल 70 कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है। 71 में तो मैंने बता दिया आपको कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति संबंधी दोनों के मामले में अगर विवाद होता है निर्वाचन संबंधी, तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय आखिरी होगा। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। हालांकि उनका जो योग्यता है वो क्या है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता रखते हों और भारत के नागरिक हों, बस यही योग्यता है। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, सदस्य होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? सबसे पहले नंबर आएगा उपराष्ट्रपति का, और यह बात आर्टिकल 65 में उल्लेखित है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी अगर उनका भी पद खाली है, तब इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के किसी भी के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। हालांकि विधानसभा के सदस्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के पद में तो भाग लेते ही नहीं है। तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो न तो राष्ट्रपति और न ही उपराष्ट्रपति, दोनों में से किसी के भी चुनने में भाग नहीं लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यही लेन देन चलता है इसमें। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलना की बात की जाए तो इनकी जो योग्यता है दोनों का है 35-35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35-35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन और जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदन के सभी सदस्य, दोनों सदन से हमारा मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत है चाहे वो निर्वाचित है, भाग लेते हैं। इनमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा या विधान परिषद का कोई हस्तक्षेप नहीं है। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहला जो प्रस्तावना जो है वह केवल राज्यसभा से ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, यानी कि इनको जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, इनको वेतन मिलता है राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के तौर पे भारत की संचित निधि से। अब आइए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी मनोनीत नहीं होते हैं, चयनित नहीं होते हैं। शब्दावली कौन सा है? नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। जो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता है 25 वर्ष, वह योग्यता भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकेंगे। चूंकि जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनको लोकसभा में बहुमत हासिल करना होता है। ठीक है, अगर वह लोकसभा के सांसद नहीं है और वो राज्यसभा से चुने हुए व्यक्ति हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, तो जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तब वे अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, लेकिन संवैधानिक तौर पे जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और यह बात आर्टिकल 53 में है। राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए, यानी कि लगभग 1/10 होना चाहिए। 50 लोगों के प्रस्ताव से ही, लोकसभा के न्यूनतम 50 सदस्यों के प्रस्ताव से ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो जनरली जो प्रावधान है वो लोकसभा के ही सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा कई केस में हुआ है, जैसे हाल ही में जब नरेंद्र मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी थे, वो भी राज्यसभा के सदस्य ही थे। इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य रही थी। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से कहा जाए तो वह संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यह बातें अनुच्छेद 257 में उल्लिखित है। लाभ के पद का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करेगा या राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है कि कौन सा पद लाभ का पद है या नहीं है। देखिए, लाभ के पद में जो है, अगर आप नौकरी करते हैं तो वो लाभ का पद है, लेकिन आप पहले से एमएलए हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, अगर हम तिकरम जो भी पॉलिटिकल पार्टी से आप वो कोई भी पद धारण किए हुए हैं, वो बिल्कुल लाभ का पद नहीं है। लेकिन आपका जो इधर सरकारी नौकरी वगैरह है या प्राइवेट नौकरी भी है तो लाभ के पद पे माना जाता है। ये है भारत की स्थिति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो कार्यपालिका जो है विधायिका के नीचे काम करती है। कार्यपालिका किसके नीचे काम करती है? विधायिका के नीचे। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे कैलाशनाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? श्री आर.के. शनमुगम शेट्टी थे। कौन थे? श्री आर.के. शनमुगम शेट्टी। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब वो गए थे समझौता करने के लिए, कौन सा समझौता था ध्यान में नहीं आ रहा है, तब इनका आकस्मिक स्थिति में निधन हो गया। बहुत ही दुखद बात है। अगला है कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो इनके नाम से ही स्पष्ट है, इनका नाम है चौधरी चरण सिंह, और इनके जो चरण है वो संसद में कभी नहीं पड़े। यह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनका चरण संसद में पड़ा ही नहीं। उससे पहले ही इनको त्यागपत्र देना पड़ गया। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 में किया गया है। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। भारत का आधिकारिक दस्तावेज क्या है? व्हाइट पेपर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपालास्वामी अयंगार, जो कि प्रारूप समिति के मेंबर भी थे, तो इन्हीं के प्रतिवेदन पर आधारित है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। और यह बात कहता है 75 में ही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। यह प्रावधान कब किया गया? तो यह जो प्रावधान है 15% से अधिक नहीं होगा। यह 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। यानी कि मैक्सिमम आप 83 मंत्री बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ तो ये परंपरा चली कि ढेरों मंत्री बना ही देंगे। 552 मैक्सिमम सीट है, अगर ये छूट दे दी जाए तो 200 मंत्री बना दी जाएंगे। इनको क्या जाता है? संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? देखिए, आप भी मंत्री बन सकते हैं अगर मोदी जी चाहें तो, लेकिन आप 6 माह से ज़्यादा तक नहीं टिक सकते हैं अगर आपने लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यता हासिल नहीं कर पाए। अगर आप किसी भी सदन में सदस्यता हासिल नहीं कर पाइएगा, 6 माह के बाद आपको बैक टू होम कर दिया जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपालास्वामी अयंगार के प्रतिवेदन पर आधारित है। अब आइए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? आपने देखा कि मंत्रिमंडल शब्द जो है वो आर्टिकल 352 के 3 में उल्लेखित है। अब यो मंत्रिपरिषद में जो है सब शामिल होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी, राज्य स्तर के मंत्री भी और उप मंत्री भी। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। 74 में कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगा, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। जबकि मंत्रिमंडल शब्द जो है इसको जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में। यह संविधान के मूल संविधान में यह बात नहीं था, मंत्रिमंडल नहीं था शब्दावली। ऐसा किया गया क्योंकि जो लाया गया था इमरजेंसी, उसमें मंत्रिमंडल के सिफारिश के बिना ही टेलीफोनिक माध्यम से इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो है इमरजेंसी ला दिया था। इसी वजह से
सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। देखिए मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही ज़्यादातर काम संभालते हैं। राज्य स्तर के मंत्री, उप मंत्री ये सिर्फ माइक पकड़ने के लिए होते हैं, मतलब उनके अंदर काम करते हैं। व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यानी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री निर्णय लेते हैं उसी निर्णय को रेगुलेट करना उनके राज्य मंत्री, उनके केंद्रीय उप मंत्री, यानी मंत्रिपरिषद के जितने भी आओ भगत वाले हैं सबका ये काम करना है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को दिशा निर्देश देता है और निर्णयों के क्रियान्वयन का निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आइए महान्यायवादी की बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल, जिनका उल्लेख 76 आर्टिकल में है। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल सबसे ऊपर होता है। उनके अंडर होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और उसके नीचे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवार। कौन थे? MC सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो वह भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। राष्ट्रपति महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य देते हैं? भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होते हैं। संविधान के आर्टिकल 143 आई लव यू जो है, यह क्या कहता है कि राष्ट्रपति इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह माने यह बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वो प्रतिनिधित्व करता है 143 के तहत, जाओ से सलाह लेके आओ। राष्ट्रपति तो खुद जाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट में सलाह लेने, किसको भेजेंगे? महान्यायवादी को। तो महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है। जिस दिन राष्ट्रपति का प्रसाद उनके ऊपर से हट गया उस दिन महान्यायवादी हट जाएंगे। सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ये महान्यायवादी के हाथ में ही है। राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को आर्टिकल 76(4) के तहत प्रसाद पर्यंत उनको पद देते हैं। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। यह बात भी उल्लेखित है आर्टिकल 78 में। आई थिंक अगर रॉन्ग नहीं है तो 78। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी के नीचे काम करता है। और महान्यायवादी के सॉलिसिटर जनरल के नीचे कौन करता है काम? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल काम करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। महान्यायवादी का पद संवैधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है और 76(4) में राष्ट्रपति के प्रसाद से वह बने रहते हैं। जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर क्या है? वैधानिक है। यानी उनको क्या करने के लिए? उनको हेल्प करने के लिए। महाधिवक्ता जो है, सॉलिसिटर जनरल जो है वो क्या है? उनको सलाह देने, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। संवैधानिक पद जो है वो सिर्फ महान्यायवादी है। महाधिवक्ता का पद होता है राज्य में, जो कि एक वैधानिक पद है। अब आइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जो कि वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत के जो पहले कैग थे वो बी नरहरि राव थे। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवार थे। लेकिन भारत के पहले कैग यानी कि प्रथम महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महाधिवक्ता देता है, जिनका पद वैधानिक है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ठीक है, कैग याद रखिए। कैग काम करता है, लोक लेखा समिति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि कैग जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा, चूंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार का जो फाइनेंशियल गार्जियन होगा, वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। जनता के पैसों का यह लेखा जोखा रखेगा, लेकिन क्या फ़ायदा? यह एक तरह का ऑडिटर होगा, लेकिन क्या फ़ायदा? जब खर्च हो जाए उसके बाद ये जानकारी रखे क्या करेगा? देखा आपने कि कैग के मामले में जो है विनोद राय ने आरोप लगाया कांग्रेस सरकार पर और इस कारण कांग्रेस की सत्ता भी चली गई। बाद में क्या साबित हुआ? बाद में कुछ साबित नहीं हुआ। बाद में पता चला कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत के कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा। और यह आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। कैग का जो आर्टिकल है 148 से 151 तक है। भारत के कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 या 65 में से जो उनको पहले पूछ जाए, ठीक है, तो उनका पद समाप्त हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक भी कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कैग ही करता है। ठीक है।
नियंत्रक एवं महालेखाकार सीजीए होता है, एक पोस्ट होता है सीजीए, जो कि वर्तमान में दीपक दास हैं। स्वामी रॉय बर्मन के बाद दीपक दास बने हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखाकार। अंतर है इसमें, ध्यान दीजिएगा। इनको जो पेंशन और भत्ता मिलता है भारत के संचित निधि से मिलता है। अब कैग के बारे में जो आर्टिकल है मैंने बताया 148 से 151 तक है। 148 में इनके पद और इनके पद मुक्ति की भी चर्चा है, मतलब इनकी नियुक्ति भी होगी और इनको हटाया भी जाएगा, 148 में उल्लेखित है। 149 में इनका कार्य और इनकी शक्ति की बात है। 150 में है कि यह संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देंगे और 151 में यह अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। ये अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं और राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों पटल पर इसको रखवाएंगे। कैग अवकाश प्राप्ति के बाद कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है, क्यों करेगा धारण? उसके बाद राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा, जैसे विनोद राय बन गए, ठीक है, या किसी समिति का मेंबर बना दिएगा। सरकारी पद, सरकारी नौकरी क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसद की बात करते हैं। तो संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को 110 में विभाजित परिभाषित किया गया है धन विधेयक, ठीक है। 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, उसकी जगह पर है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो आर्टिकल 112 में है। संसद का गठन जो है वो आर्टिकल 79 में है। और संसद आप जानते हैं कि 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, 3 चीज़ों से मिलकर बना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, तब उपराष्ट्रपति को यह कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना जो है सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दे कि देखिए भाई साहब, राष्ट्रपति जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन इस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है, 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है और 2026 तक ये लागू रहेगा, ठीक है। 2026 के बाद नया परिसीमन लाया जाएगा। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। वर्तमान में 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद है। ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जो कि कोटा से सांसद है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो ये जो आर्टिकल 249 है, ये राज्यसभा को एक स्पेशल अधिकार मिला हुआ है, जो कि लोकसभा के पास नहीं है। क्या है ये स्पेशल अधिकार? कि यह इस अधिकार के तहत राज्यसभा जो है किसी भी प्रावधान को लोकसभा के लिए क्या कर सकता है? प्रस्तावित कर सकता है। राज्य का कोई भी प्रावधान है उसको वह उस सूची में ला सकता है और उस पर लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार दिलवा सकता है। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, मैंने पहले भी चर्चा किया अनुसूची वाले में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कैसे होगा? 530 राज्य की विधानसभा से, 20 यूटी के विधानसभा से और 2 एंग्लो इंडियन। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान है? 105 है। यह जो विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार, यह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना होगा? तो जब तक 1/10 नहीं पूरेगा कोरम, तब तक लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए कितना है? 25 साल है। लोकसभा के लिए 25 साल है। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 साल ही है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है, जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्य होते ही नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति देता है? तो यह आर्टिकल 253 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि बढ़ाने की जो बात है वह आपका DPSP में भी शामिल है और यह आर्टिकल 51 में शामिल है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि संसद में क्या क्या होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों मिलकर होता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। भारतीय चुनाव आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब राज्य के भी विधानसभा के चुनाव करवाते हैं और लोकसभा राज्यसभा के भी चुनाव करवाते हैं। अब आइए आर्टिकल देखते हैं संसद से संबंधित। 79 में मैंने पहले भी बताया कि 79 में संसद का गठन होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर होते हैं।
80 में राज्यसभा की संरचना का गठन है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, उसमें कितने मेंबर होंगे, ये राज्यसभा की संरचना का है। मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 250। लोकसभा की संरचना का गठन जो है 81 में है। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा। आर्टिकल 83 है संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, 5 साल। 5 साल लोकसभा के लिए और 6 वर्ष राज्यसभा के लिए। और राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है और अस्थायी सदन है। 84 कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। आर्टिकल जो 86 है उसमें क्या है कि राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार है। राष्ट्रपति महोदय संसद को संबोधित कर सकते हैं आर्टिकल 86 के तहत। आर्टिकल 87 है कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अभिभाषण होगा। जनरली संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, यह आर्टिकल 87 में उल्लेखित है। 88 में है कि सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। माफ़ कीजिएगा, मैंने जो आपको बताया था वो गलत बता दिया था। आर्टिकल 88 में यह बात उल्लेखित है कि महान्यायवादी जो है वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 89 है राज्यसभा तथा राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा 93, तो वो हो जाएगा लोकसभा के सभापति और उपसभापति। 90 हो गया आपका राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो लोकसभा के बारे में वही बातें आ जाएगी। 91 हो गया सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो वो लोकसभा का आ जाएगा कर्तव्य का निर्वहन। ठीक है, तो इसमें जो मूल रूप से आपको याद रखना है वो याद रखना है 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा का गठन, 81 लोकसभा की संरचना, उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 85 संसद का विघटन, उसके बाद याद रखना है 87 राष्ट्रपति का संसद में संबोधन, अभिभाषण, आर्टिकल 88 याद रखना है सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है। संसद का सचिवालय जो है वो 98 में है और ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। आर्टिकल 100 भी याद रखिएगा, जब दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के हेतु सदस्य की कार्यों करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। जब देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, जब दोनों को बराबर मत, पक्ष या विपक्ष दोनों में बराबर मत पड़ जाते हैं, तब क्या होता है कि जो सभापति हैं उनको यह अधिकार है कि वह अपना मत देकर, निर्णायक मत देकर बात को पारित करवा सकते हैं। आर्टिकल 101 है स्थान का खाली होना। 102 है संसद की सदस्यत्व के लिए निर्हरताएँ, डिस्क्वालिफिकेशन। 103 है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। और आर्टिकल 104 है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्धारित किए जाने पर भी सदन में बैठने या मतदान करने पर दंड। अगर आपने शपथ नहीं लिया है या आप क्वालिफाइड नहीं है, उसके बाद भी आप संसद में बैठते हैं तो आप पर दंड दिया जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी प्रभावी यही है 545 ही, क्योंकि 7 जो है सीट वो पीओके के हिस्से में है और उसको भी हम मान के चलते हैं। ठीक है, जल्दी हम उसको एक्वायर कर लेंगे। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के लिए पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। मैंने बताया आर्टिकल 85। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं, सबसे ज़्यादा एमपी में आरक्षित सीटें हैं 6। ठीक है, जनजातीय संख्या भी वहाँ पर ज़्यादा है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 331 के तहत। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं एक आदमी को 333 के तहत। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 545। मैक्सिमम हो सकती है 552। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किससे आते हैं, उत्तर प्रदेश से। कितने आते हैं, लोकसभा में 80 आते हैं। ठीक है, और 31 आते हैं राज्यसभा के लिए। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ से आती है, महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा के। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है और इसकी संरचना का बात किस में है, आर्टिकल 80 में है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा है लद्दाख, और लद्दाख सबसे बड़ा यूटी भी है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा यूटी लद्दाख ही है। लद्दाख के अंतर्गत 2 जिले हैं, ठीक है, एक लेह और एक लद्दाख। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन भत्ता, पेंशन, ये सब आता है। राज्यसभा और जितने भी संवैधानिक पद वाले व्यक्ति हैं उन सब का जो वेतन भत्ता पेंशन है वो भारत के संचित निधि पर ही आधारित होता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका भी वेतन भत्ता जो है
वो संचित निधि पर ही आधारित होता है, क्योंकि रिटायर करने के बाद किस किस राज्य से वो भीख मांगने जाएंगे। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले भी हटाया जा सकता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जिनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था लेकिन हटाया नहीं गया। एक वर्ष में लोकसभा कि कम से कम कितने सत्र हो सकते हैं? 2, क्योंकि 6 माह से ज़्यादा का अंतराल आप नहीं रह सकते हैं। 3 प्रकार के सत्र चलते हैं, शीतकालीन चलता है और एक बजट सत्र चलता है, एक ग्रीष्मकालीन सत्र चलता है। लोकसभा में बिहार को 40 सीटें आवंटित की गई है। आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? छत्तीसगढ़ को 11 और एमपी को 29, दोनों मिला के 40 होता है। तो बिहार में भी लोकसभा की सीटें बहुत अच्छी खासी है, 40। राज्यसभा की सीटें बिहार में 16 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, जब चुनाव होता है, जब नई लोकसभा का गठन होता है तो एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं उनको बनाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाया जाता है और उनका काम होता है कि वह क्या करें? नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएं और जब तक लोकसभा का अध्यक्ष बन न जाए, नियुक्त न हो जाए, निर्वाचित न हो जाए, तब तक वह प्रोटेम स्पीकर के तौर पे काम करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? जब पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े, और इसके लिए प्रावधान है आर्टिकल 100। ठीक है, 50-50 जब हो जाएगा तो वो 51वां किसी को दे देगा, यानी आर्टिकल 100 याद रखिए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं बाह्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है और उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। पराकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। और पराकलन समिति में सारे के सारे मेंबर जो है राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदन के कुल कितने सदस्य होते हैं? 25, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। सरकारी विधेयक कौन लाएगा? मंत्री। गैर सरकारी विधेयक कोई भी ला सकता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, लेकिन परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है। धन विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, वित्त विधेयक को धन विधेयक सिद्ध करेगा लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं? 12। राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, 1980 से 86 के लिए। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरी हो गई थी सुमित्रा महाजन। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय मैंने बताया आर्टिकल 89 जो है, 89 नहीं है, माफ़ कीजिए, 89 है या नहीं देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 89 तो राज्यसभा के सभापति से रिलेटेड है। 98 माफ़ कीजिए, उल्टा हो गया। 98 जो है लोकसभा का सचिवालय है, जो कि किसके अधीन होता है? लोकसभा अध्यक्ष के अधीन काम करता है। ठीक है, 98। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे ऊपर। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, उनको एमपी के तौर पर वेतन मिलता है, इसलिए वो संचित निधि पर नहीं है। संचित निधि पर भारित है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य में जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीश, ठीक है, महान्यायवादी, क्या इन सब का वेतन उस पर भारित होता है। राज्यपाल। धन विधेयक संसद के किस सदन पर पुनः स्थापित होता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल में कहाँ लाया जा सकता है? तो जब केंद्र में लोकसभा में लाया जा सकता है, तो राज्य में केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बजट की रूपरेखा लाई जाती है। बजट शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसे बजट ही कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या कौन निर्णय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मैंने बताया कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार जो है, निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आकस्मिक निधि से पैसा कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति देता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकाल सकता है। जरूरी है तो लेखानुदान मान लेता है। साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर? साधारण विधेयक जो है
उसे देखिए, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में, और राज्य की बात हो तो केवल विधानसभा में। इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है। साधारण विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक लाने से पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी ले ली जाती है। इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास न तो लौटाया जा सकता है, न राष्ट्रपति इसको लौटा सकते हैं। राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है साधारण विधेयक को, लेकिन राज्यसभा जो है धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती है। साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। अब भी प्रश्न पूछा गया है दरोगा के एग्जाम में कि राज्यसभा में से पूछा गया था कि राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में, साधारण विधेयक की बात है कि दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगर साधारण विधेयक है तो इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि लोकसभा से ही पारित कर दिया जाता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। यह विधेयक, साधारण विधेयक जो है लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया है। यह भी, अगर धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए तब भी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत या स्वीकृत किया जा सकता है या पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, उनको स्वीकृति देना ही पड़ता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के मुद्दे पर ही बुलाया जा सकता है। आइए, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है? तो प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लीगल बिल लाया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में लाई जा सकती है, धन विधेयक के मामले में नहीं लाई जा सकती है। अभी तुरंत हमने देखा धन विधेयक आर्टिकल 110। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होगा? 6 महीने का अंतराल होगा। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकते हैं बिना संसदीय स्वीकृति के? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है? दूसरे वाचन में होता है। कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, वहीं साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक कर रख सकती है राज्यसभा। तो राज्यसभा मेन लटकाने का काम कर सकती है, और उसके द्वारा जो प्रस्ताव है, संशोधन का प्रस्ताव, लोकसभा माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो पाए, यानी बजट अगर पारित नहीं हो पाया, तो मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और संयुक्त अधिवेशन 108 आर्टिकल 108 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में सारे के सारे मेंबर लोक लेखा समिति से होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद में कोई कानून नहीं बन सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना होता है। भारतीय संसद के माध्यम से, किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। वहीं 25 मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में, और सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लेकिन मैक्सिमम नंबर कितना है? 250 हो सकता है। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। और विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो पहली जो बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में। ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे देती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में है, यानी विपक्ष के ही नेता होते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार कितने दिन तक? 60 दिन तक बिना
सूचना के 60 दिन तक एब्सेंट रहिएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून तब बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे और यह बात आर्टिकल 249 में उल्लिखित है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्य को रोकता है या गलत तथ्य का वर्णन करता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 1 घंटा। 1 घंटा ज़्यादा नहीं होगा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके अधीन है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल की देन किसे कहा जाता है? भारत को। सदन की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। संसद तक हमने देख लिया। अगले एपिसोड में हम आगे कंटिन्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। पढ़ाई जारी